जय सिया राम, राधे राधे। क्या जी आज का विचार? भारत विचार में सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन स्मिथ पीर शो में हमेशा की तरह। और मेरा निवेदन आप जानते हैं कि पहले क्या होगा। पहले जरा ये निवेदन होगा लाइक शेयर सब्सक्राइब का। ये यूट्यूब का एल्गोरिथम है, यूट्यूब की मजबूरी है, हमें करना पड़ेगा साहब। आते हैं आज के टॉपिक पे। आज हम बात करेंगे बैलिस्टिक मिसाइल टारगेट्स मोसाड हेडक्वार्टर्स, ये खबर आ रही है। दूसरा आ रहा ग्राउंड इन्वेजन के लिए पूरी तैयारी हो रही है। और तीसरी बात है जो वॉर में एक नया डायमेंशन है, इलियाद का पोर्ट जो है उसको अटैक किया गया है। और ये सारी चीजों को मैं आपके लिए रिकॉर्ड करूंगा। उससे पहले मैं आपके लिए जो स्मिथ पीर एडवाइजरी है, जो एक प्रोग्राम है जिसमें हम आपके साथ आपकी जिंदगी, अपने जीवन से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, यू कैन बी फ्रॉम एनी वॉक ऑफ लाइफ, मेल फीमेल, यूथ, यंग ओल्ड, तो उसमें आई हेल्प यू टू walk through that, and I am always with you by the time you're walking through that. तो ये जरा आप देखिए, I'll show you this video, kindly have a look at it. नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू सुमित पीर एडवाइजरी। ये एक यूनिक इनिशिएटिव है जहां आप और मैं मिलके आपकी कोई भी समस्या हो, लाइफ, बिजनेस, पर्सनल, प्रोफेशनल, कैरियर, we work together and try to find solutions, practical solutions to complex problems, and you can be anywhere in the world. Zoom के माध्यम से हम जुड़ते हैं, ये पर्सनल है, एक्सक्लूसिव है। और जब हम इस प्रॉब्लम सॉल्विंग के सफर पे चलेंगे, मेरा हेल्प और मेरी मेंटरिंग हमेशा आपके साथ रहेगी और तब तक रहेगी जब तक हम प्रॉब्लम्स का समाधान नहीं ढूंढते। आइए जुड़ते हैं sumitpir.com के माध्यम से, जहां आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। नमस्कार। तो ये आपने देखा, आप sumitpir.com में एक ईमेल एड्रेस है, उसके माध्यम से जुड़ सकते हैं। एक व्हाट्सएप नंबर है वहां पे जिसपे आप टेक्स्ट कर सकते हैं, केवल टेक्स्ट कीजिएगा एंड माय टीम विल बी इन टच विद यू। चलिए आते हैं आज के विषय पे। देखिए, पहली बार दो चार इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है। कल क्या हुआ? कल जो इजराइल का अटैक था लेबनान पे, वो जारी रहा। कल करीब 80 लोग अनफॉर्चुनेटली हैव लॉस्ट देयर लाइफ। इजराइल का कहना ये अधिकतर हिजबुल्लाह के जिहादी थे, टेररिस्ट थे। हिजबुल्लाह का कहना नहीं जी, ये सिविलियन थे। वो वहां पे चलता रहता, वो कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब यू कैन टेक इट 80-20, 80% विल बी जिहादीज और 20% सिविलियन हो सकते हैं, मुझे नहीं पता। ऐसा मैं सोचता हूँ, ऐसा हुआ है। और इजराइल से आया कि हमने 2000 साइटें बर्बाद कर दिए हिजबुल्लाह के। अब सोचिएगा 2000 साइटों में कितना असला, कितना बारूद होगा, क्या चीजें होंगी। अब हिजबुल्लाह हमेशा कहता रहा जी मैं रिटालिएट करूंगा, मैं दिखा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। वो सब तो क्या वहां चलता रहता है। बट हुआ क्या है, ये खटूशा रॉकेट, ये छोटी मोटी चीजें इधर उधर आना, ये तो वहां चलता रहता है। बट कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई सर। डेवलपमेंट ये है कि कल पहली बार हसन नसरुल्लाह ने बोला हम बड़ा अटैक करेंगे मोसाड के हेडक्वार्टर पे। अब मोसाड का हेडक्वार्टर है टेल अवीव में, जो इजराइल की कैपिटल है। तो एक बैलिस्टिक समझ रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया गया मोसाड के हेडक्वार्टर की ओर। अब जानते हैं कि इजराइल में 3 लेवल के मिसाइल शील्ड्स हैं, और ये नेचुरल सी बात है, उसको इंटरसेप्ट किया गया। और ये इंटरसेप्ट हुआ तेल अवीव के आसपास। मतलब तो जब इसको इंटरसेप्ट किया गया तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सामने आती है कि अब इस वॉर के एक और डायमेंशन हो गए, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल्स का लॉन्च करना पहली बार, ये इजराइल की कैपिटल के आसपास पहुंचना लेबनान से दूसरी बात, और इसको इंटरसेप्ट किया गया तीसरी बात। देखिए, इंटरसेप्ट करना नेचुरल है, बट अब सवाल ये कि इसको चलाया क्यों गया था। देखिए, हिजबुल्लाह कहीं ना कहीं मैसेज दे रहा है कि मेरे में अब भी मारक क्षमता है, जो मैं हमेशा कह रहा हूँ हिजबुल्लाह के पास होगी। मतलब अगर आपने हिजबुल्लाह का 30-40% आर्सेनल डिस्ट्रॉय कर दिया, 50%, तब भी 40-50% कुछ तो बचा उनके पास। हिजबुल्लाह ये कह रहा है आपको कि जी मेरे पास पावरफुल वेपन्स है, बैलिस्टिक मिसाइल्स, ये कटूशा रॉकेट्स नहीं है। तीसरी बात हिजबुल्लाह कह रहा है जी मेरे पास मेरे जो दोस्त है पीछे, जिनमें ईरान आता है, जिनमें चाइना आता है, ये मेरे को माल मसाला दे देंगे और आई कैन लॉन्च अ मेजर ऑफेंसिव अगेंस्ट यू। और मोसाड के हेडक्वार्टर को टारगेट करने का मतलब है थोड़ा अपना टीआरपी भी बढ़ता है नसरुल्लाह का, जो उसकी हालत आजकल हो रही है कि कमोड पे नहीं बैठ रहा बेचारा। वो बच्चों वाली मंगा रखी है, वो जिसमें बच्चे हमारे बैठते हैं उस पर बैठता है आजकल। तो क्योंकि वो कमोड बॉम्ब का डर है ना, कमोड के अंदर भी कुछ हो सकता है। तो इसीलिए ये एक इंपॉर्टेंट अटैक माना जाता है। इससे इजरायली हैरान तो है कि भाई ये हुआ क्या, इनके पास ये कैपेबिलिटी आई कैसे। बट वास्तविकता है इनके पास ये कैपेबिलिटी है, और आपने जितने भी साइटें डिस्ट्रॉय कर लियो, अब भी कैपेबिलिटी इनके पास है। इसके परिप्रेक्ष्य में इजराइल में थोड़ा हड़कंप तो मचा, क्योंकि भाई पहले एक क्रूज मिसाइल की बात हुई, फिर ये हुई। बट इट्स नॉट इजराइल कैन नॉट हैंडल इट, इजराइल कैन हैंडल इट, वो कोई टेंशन नहीं।
अब यहाँ पे दूसरा विषय आता है, वो आता है कि भाई अब क्या किया जाए इसका। अब यहाँ पे जो विषय सामने आता है, हाउ टू हैंडल दिस प्रॉब्लम। तो इजराइल में बातचीत हो रही है। इजराइल कहता है कि बिफोर शिट हिट्स द फैन लेट्स गो फॉर द ग्राउंड इन्वेजन ऑफ लेबनान। मतलब हम जाके लेबनान के अंदर घुस के हिजबुल्लाह को ठोकते। पर आप यह देखिए, अब गाजा में भी इसराइल काम कर रहा है, लेबनान भी घुसेगा, मतलब दो साइड का इन्वेजन। और वेस्ट बैंक में भी कार्रवाई चल रही है। कैन इसराइल हैंडल दिस? दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसराइल करता है कि इसराइल अपने रिजर्व जो है, 2 बटालियन रिजर्व्स की बुलाता है। आपको मैं बता दूं, इसराइल में एवरीबॉडी इज मिलिट्री ट्रेंड, एवरीबॉडी इज अ सोल्जर व्हेन पुश कम्स टू शव। तो उन्होंने 2 बटालियन रिजर्व्स की बुला ली है। मतलब तो उनके पास सिपाहियों की टेक्निकली कमी नहीं है, प्रैक्टिकली they are not spy, but technically they are all soldiers and they can every day be called in and they will fight. तो 2 बटालियंस को बुला लिया गया है और उन ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी हो रही है। जब ये खबर पहुंचती है यूएस, तो यूएस पर हड़कंप मच जाता है। यूएनजीए में जो अभी प्रकरण चल रहा है यूएनजी का, उसमें हड़कंप मच जाता है, भाई ये हुआ क्या। एज यूजुअल यूनाइटेड नेशंस वाले कूदते हैं, भागते हैं, कहते हैं भाई बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है। चलो उनका तो इम्पोर्टेंट है नहीं। अब जो बाइडेन ने कल एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हाँ जी, मिडिल ईस्ट में एक बड़ी लड़ाई हो सकती है, एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, एंड वी हैव वेरी स्मॉल विंडो टू स्टॉप इट। हमारे पास बहुत छोटा विंडो है इसको रोकने के लिए। ये मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ, द विंडो इज वेरी स्मॉल। आई एम हैप्पी जो बाइडेन इज हैविंग द सेम सेंटिमेंट्स कि वी हैव अ स्मॉल विंडो टू स्टॉप इट। और मेरे हिसाब से ये विंडो 5-7 दिन का, इससे ज्यादा का नहीं है, उससे भी कम का है रात। क्योंकि हिजबुल्लाह एक बड़ी तैयारी कर रहा है। और ये जो कल मिसाइल चलाया था मोसाड के हेडक्वार्टर को टारगेट करते हुए, एक मैसेज था कि भाई हमारे पास अब भी कैपेबिलिटी है तो। अब इसराइल, आप जानते हैं इसराइल किसी चीज को हल्के में नहीं लेता। यहाँ मैंने आपको कल बताया था, जो ईरान का विदेश मंत्री साहब, वो कह रहा कि हम न्यूक्लियर ट्रीटी रिव्यू करेंगे। वो अल तकिया है, खैर वी कैन नॉट गेट इनटू दैट, दैट इज ऑल अल तकिया, प्योर अल तकिया। अब वही आज कह रहा है नहीं नहीं, अगर हिजबुल्लाह पे लड़ाई हुई तो ईरान थोड़ी ना चुप बैठेगा। तो यहाँ पे परिस्थिति ये बन रही है, ईरान कह रहा है अगर आपने ग्राउंड इन्वेजन लेबनान का किया तो हम लड़ाई में कूदेंगे। अब लड़ाई में कूदेंगे तो यहाँ पैराडाइम फिर बदलते हैं। यहाँ पैराडाइम ऐसे बदलते हैं कि फिर तो अगर ईरान कूद गया तो अमेरिका को कूदना पड़ेगा। अब अमेरिका ने कुछ हजार सिपाही कल और डिस्पैच किए, दूसरा डिस्पैच है। और अब की बार कहाँ की? अब की बार साइप्रस की है। अब साइप्रस क्यों की है? देखिए, साइप्रस में मैं रहा हूँ 2 साल, तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, आई अंडरस्टैंड द प्लेस वेरी वेल। वहाँ यूएस और ब्रिटिश के बहुत बड़े मिलिट्री बेसिस और इंटरसेप्शन सेंटर्स हैं। तो अब साइप्रस क्यों डिप्लॉय किए? देखिए, साइप्रस बीच में पड़ता है। लेबनान से साइप्रस आप स्पीड बोट में पहुंच सकते हो, 2-3 घंटे लगते हैं। तो अब ऐसा माना जाता है कई बार ये जो जिहादी है ये भाग के साइप्रस आ जाते हैं। मतलब ऐसे नहीं साइप्रस परमिशन देते, चुपचाप बैठ जाते हैं। और साइप्रस में 2 पार्ट है, एक आपका साउदर्न साइप्रस है, एक नॉर्दर्न साइप्रस है। जो साउदर्न साइप्रस है दैट इज कंट्रोल्ड बाय टर्की। तो जो पूंछ है ना, आप देखिए साइप्रस हैज अ लाइक कॉमेट की तरह पूंछ से, जो पूंछ वाला एरिया दैट इज साउदर्न साइप्रस, वो टर्की के कंट्रोल। तो जब ये आते हैं नॉर्दर्न साइप्रस, जो ग्रीक साइप्रस कहते हैं, जहाँ ग्रीक बोली जाती है, वहां नहीं आते, ये साउदर्न साइप्रस आते हैं। और वहां इनको टर्की और अर्दोगन द्वारा संरक्षण मिलता है। अब जो पीछे गल्फ वॉर हुई है, कुछ भी हुई, जो उसमें जहाज उड़े वो साइप्रस से उड़े, वहां से हर चीज पास है। एवरी कंट्री इज नियर, खासकर लेबनान तो बहुत पास है। तो साइप्रस में डॉकिंग होती है। साइप्रस में मैंने खुद एक बार समुद्र से सबमरीन को निकलते देखा है। तो साइप्रस इज द प्लेस। अब साइप्रस यहाँ क्यों? एक, दे वांट टू कंट्रोल कि जैसे ऑफेंसिव के जो जिहादी नॉर्थ साइप्रस की तरफ आएंगे, इनको रोका जाए। दूसरा, इन्हें कंट्रोल करना है कि भाई जो यूएस सिटीजन लेबनान में इन क्षेत्रों में है, तो उनको इवैक्यूएट करके कहाँ लाया जाए। अब 2-3 घंटे में अगर आप साइप्रस पहुंच सकते हो, ग्रीक साइप्रस, तो दैट इज द प्लेस वेयर यू वांट योर पीपल टू बी। तो वहां तैयारियां हो रही, वहां लॉजिस्टिक अरेंजमेंट हो रही कि अगर इवैक्यूएशन करना पड़ा तो इनको यहाँ लाना है। ये जो कुछ हजार सिपाहियों का जत्था है, नंबर 2 वाला जत्था जो कल डिस्पैच किया गया, उनका काम ही इवैक्यूएशन करना। तो पहले रेनफोर्समेंट हुआ, अब इवैक्यूएशन के लोग भी आ गए। So now these people will be evacuating American nationals and their assets to, including assets to Cyprus. So Cyprus में पूरी तैयारी इसकी होगी। अमेरिका के पास बहुत बड़े बेस है, यूके का बहुत बड़ा बेस है, एंड दे हैव देयर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर देयर, कोई टेंशन ऐसी है नहीं। तो साइप्रस में उनकी तैयारियां हो रही है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है,
जो हमारे भारतीय मूल के भाई हैं कहीं रहते हैं इन जगहों में, तो मैं तो कह रहा हूँ भाई आप जरा निकलने की तैयारी करो, क्योंकि शिट इज गोइंग टू हिट द फैन। ये बहुत ही कभी भी हो सकता है। दो अमेरिका कहता है कि जी मैं आज रात तक एक पीस प्लान रिलीज करूंगा। कितना अब पीस प्लान किसका है? हमास इजराइल का नहीं, हिजबुल्लाह इजराइल का पीस प्लान जो बाइडेन रिलीज करेंगे। अब ये मैक्रोन साहब हमारे फ्रांस वाले, ये यूके वाले, यूनाइटेड नेशंस वाले, अमेरिका वाले, ये आपस में बात करें, खासकर फ्रांस और अमेरिका बात करें, एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी कर दिया साहब, कह रहे हैं हम चाहते हैं हिजबुल्लाह और ईरान में 21 दिन का सीज फायर है। बेंजामिन नेतन्याहू से पूछा गया आप क्या कहते हैं, बेंजामिन नेतन्याहू कहा ठीक है आप अपना प्रपोजल भेजिए, देखते हैं साहब। मेरा असेसमेंट है ये सीज फायर नहीं होगा। बिफोर दिस सीज फायर की कुछ कार्रवाई होगी, या तो ईरान कूदेगा या इसराइल लेबनान में घुसेगा। देखिए ईरान को प्रवोक कर रहे हैं हर तरफ से कि तुम कूदो, और खमेनी जो कह रहा नहीं जी ये जो अभी बॉम्बार्डमेंट हो रहा है, जब पूछा गया जी हिजबुल्लाह के तो चक्के छोड़ गए, कह रहे नहीं 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 हिजबुल्लाह बच जाएगा, हिजबुल्लाह कोई दिक्कत नहीं, हिजबुल्लाह तो बहुत मजबूत है, माशाल्लाह इंशाल्लाह बच जाएगा। देखो मुल्ला तो यही बोलेगा, मुल्ला की दुकान इस पे चलती है। अब यहाँ एक और डेवलपमेंट हो गई। अब ये सब चल रहा था तो कल चाइना ने एक बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट कर लिया और समुद्र में उसको डुबो दिया। मतलब टेस्टिंग में ये चाइना अपना स्टैम्प दिखा रहा, क्योंकि 30-40 साल बाद उन्होंने समुद्र में कोई टेस्टिंग की। यूजुअली वो एक कोने से दूसरे कोने टेस्टिंग करते हैं मिसाइल्स की, पहली बार समुद्र में मिसाइल की टेस्टिंग की। वो क्यों की है? भाई हमारे पास भी आर्सनल है। आर्सनल तो था जो पीछे रॉकेट फोर्स की बद पिटी है, जो रॉकेट फोर्स के लोग को निकाला गया, जो कुछ है, जो काफी हालत खराब हुई, जो हम एंड गेम चाइना में बी ब्रूस पे कवर करते हैं। अब ये मिसाइल चला के दिखा रहे नहीं जी हमारे पास कैपेबिलिटी है, हमारे पास क्षमता है, मतलब वी आर देयर। कोई बात नहीं जी, होने दीजिए। एनीवे दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो यहाँ चाइना भी अपने थोड़ा कॉलर वॉलर ऊपर कर, क्योंकि चाइना ने लेबनान को सपोर्ट किया, मैं आपको बता दूं, याद दिला दूं। ये परिस्थितियां बन रही। अब ऐसे में हिजबुल्लाह का और ईरान का एक कॉल आता अपने सारे प्रॉक्सीज को, कहता है जी तुम इसराइल पे हमले बढ़ा दो। 90,000 से 1 लाख लोग पहुंच गए हैं सीरिया, ये यूनाइटेड नेशंस का कहना है। कहता है जी सीरिया वो पहुंच गए क्योंकि लेबनान की हालत खराब हो रही, वो सीरिया में आकर सीरिया में एक रिफ्यूजी क्राइसिस जैसी परिस्थिति बन रही, वो तो खैर बननी थी। अब यहाँ ईरान कहता अपने सारे प्रॉक्सीज को भाई तुम हमला करो। अब एक प्रॉक्सी है इराक में ईरान का। देखिए ईरान का मैं कह रहा हूँ अगर एमएनसीज को सीखना फ्रेंचाइजी नेटवर्क कैसे बनाया जाए, ईरान से सीखो। ये जहादियों की फ्रेंचाइजी अगर दुनिया में किसी के पास सबसे बड़ी है वो ईरान के पास है। मैं उनको मुल्ला रजीम कहता हूँ, और ये किसी के दोस्त नहीं है। हमारे यहाँ कुछ लोग का ऐसा गलत भावना है, धारणा है ईरान तुम्हारा दोस्त है, ईरान किसी का दोस्त नहीं। एनीवे तो ये ग्रुप है इराक में, इनका नाम है इस्लामिक रेजिस्टेंस। ये कंफ्यूज मत करिएगा, इस्लामिक जहाद है वेस्ट बैंक में, जो वेस्ट बैंक में लड़ रहा, पार्ट ऑफ द पैलेस्टाइन जो वेस्ट बैंक है, जहां मोहम्मद अब्बास साहब है। ये है इराक में, इनका नाम है इस्लामिक रेजिस्टेंस। भाई ये सारे ऐसे इस्लामिक जहाद, रेजिस्टेंस, आगे पीछे नाम ऐसे होते हैं। ये इसने बोला जी अब हम इंशाल्लाह हमला करेंगे। तो इलियात का जो पोर्ट है, जो इंपॉर्टेंट पोर्ट है, हाइफा है, इलात है, दे वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स फॉर इजराइल। तो कल इस पे मल्टीपल ड्रोन्स, जो कामाकाजी ड्रोन्स होते हैं, उनसे अटैक किया गया। लकली कुछ क्षति नहीं हुई। इजराइल की मिलिट्री, आईडीएफ, आईएफ वाज रेडी, उन्होंने इनको इंटरसेप्ट किया और उन्होंने इनको गिरा दिया। तो अब इराक की तरफ से भी फ्रंट खुल गया। सो यू आर टॉकिंग ऑफ फ्रंट अगेंस्ट हमास, हिजबुल्लाह, लेबनान, वेस्ट बैंक, इस्लामिक जहाद, इस्लामिक रेजिस्टेंस, इराक। अब फ्रंट खुलेगा सीरिया से। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, सीरिया में बहुत लोग हैं जो खुलेगा। फिर एक इजिप्ट वाला फ्रंट खुलने की देर है, फिर एक जॉर्डन वाला फ्रंट खुलने की देर है। तो ये 6-7 फ्रंट वाली बात है। आपको याद होगा हसन नसरुल्लाह कह रहा था विल स्टार्ट एट 10 फ्रंट। तो लगभग अगर आप इन चीजों को स्टडी करें तो ये पॉसिबिलिटी है, इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। मतलब हवा में बात नहीं कर रहा। अब आज भी ठुकाई हिजबुल्लाह की जारी रहेगी। जो बाइडेन खुद कह रहे हैं हमारे पास टाइम बहुत कम है, इजराइल रिजर्व बुला रहा है, इवैक्यूएशन की टीमें आ रही है, चाइना का बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट हो रहा है, और बहुत कुछ हो रहा है जो सीनों के पीछे जो हमें नहीं पता, और जिस पर भी टिप्पणी करना ठीक नहीं है, क्योंकि खबरें कुछ और भी आ रही है। अब देखिए बस अभी मेरा सिर्फ आपसे निवेदन है, आप जहां कहीं भी इस रीजन में मेरे भारतीय मूल के भाइयों बहनों, जरा भाई आप अपने आप को लाइट रखो एंड यू प्रिपेयर फॉर एन इवैक्यूएशन। क्योंकि ये अगर आपकी बार लड़ाई होगी बड़ी होगी, क्योंकि पहली बार ईरान और अमेरिका भिड़ेगा कहाँ पे, मिडिल ईस्ट में।
तो दिस इज गोइंग टू बी बिग वॉर। ये अमेरिका वर्सेस कुवैत या अमेरिका वर्सेस छोटी मोटी लड़ाई नहीं, ईरान के पास एक फॉर्मिडेबल फोर्स है और हिजबुल्ला भी एक फॉर्मिडेबल फोर्स है। तो दिस इज गोइंग टू बी अ बिग टाइम लफड़ा। सो आई वुड रिकमेंड यू, don't wait for the advisory from Ministry of External Affairs. They will only issue it when things reach there. But as a brother, as a fellow Indian, मैं आपको कह रहा हूँ, जरा आप अपनी तैयारी करो. It is going to get tough. 21 दिन का सीज फायर बेंजामिन नेतन्याहू नहीं मानेगा. That will give time for Iran and Hezbollah to regroup and rearm. जितनी मेहनत की बर्बाद होगी. बेंजामिन नेतन्याहू will never agree to it. but conceptually कह रहा, हाँ बताओ साहब क्या है. And what I understand and what I analyze, ये सीज फायर नहीं होगा, उससे पहले एस्केलेशन हो जाएगा. तो एस्केलेशन का विंडो मैं 3 दिन से 4 दिन ही मान रहा हूँ. 21 दिन 7 दिन पहले कह रहा था, 3 से 4 दिन में होगा. तो हमें तैयार रहना पड़ेगा. और मैंने बोला एस्केलेशन होगा तो स्टॉक मार्केट गिरेंगे, चीजें गिरेंगी, गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा, गोल्ड में इन्वेस्ट आप कर सकते हैं. गोल्ड बॉन्ड्स में नहीं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है. बाकी जो महाकाल की इच्छा, हम तो हर परिस्थिति के लिए तैयार है. और यही था आज का विचार भारत विचार. मैं आपसे आगे लूंगा. आगे लेने से पहले जरा ये आपको ये निवेदन फिर करता हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर डालिएगा, चैनल को बढ़ने में मदद कीजिएगा. और इसी के साथ आज मैं आगे लेने से पहले हमेशा की तरह भारत माता की जय, वंदे मातरम, हर 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 महादेव.